वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, इस क्लास में हम स्टडी करेंगे एक सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा इस चैप्टर का, दैट इज़ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंपैरेटिवली इजी है। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो डिपेंड करती है सोल्यूट के अमाउंट पे, सोल्यूट के नंबर पे, या सोल्यूट के मोल्स कितने हैं सॉल्यूशन में, ये नहीं देखती कि सोल्यूट का नेचर कैसा है, वो इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। The properties of solution that depends upon the amount, कितना अमाउंट डाला है सोल्यूट का, और नंबर, और आई कैन से मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ये डिपेंड नहीं करती कि सोल्यूट का नेचर कैसा है, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। सपोज टू बी नेचर की अगर हम बात करें तो सपोज टू बी वी आर हैविंग यूरिया, और दूसरा मैं ले लेता हूँ सोडियम क्लोराइड। अब देखिए, सोडियम क्लोराइड जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है, इट इज़ इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम क्लोराइड को जैसे ही आप सॉल्यूशन में डालोगे, NaCl डालने से पहले 1 मोल होता है, लेकिन सॉल्यूशन में डालते ही Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। तो 1 मोल इसका बन जाएगा, 1 मोल इसका। तो सॉल्यूशन में कितने मोल बनेंगे? 2 मोल। आपने कितने ऐड किया? 1 मोल। तो नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप 1 मोल NaCl का किसी सॉल्यूशन में डालते हो, और ये NaCl क्या, हमारा सोल्यूट, NaCl का 1 मोल आप किसी सॉल्वेंट में डाल के सॉल्यूशन बनाते हो, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो उसमें कितने मोल होंगे? Na के, Cl के 2 मोल होंगे। तो 2 मोल्स, ये डिपेंड करता है कि सिर्फ मोल्स या नंबर कितना है। इसी तरह से यूरिया जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके जितने मोल आप ऐड करोगे सॉल्यूशन में जाने के बाद उतने ही मोल रहते हैं। तो ये कभी जो है ना डिसोशिएट होता है ना एसोशिएट होता है। तो अगर आपने 2 मोल यूरिया के डाले तो सॉल्यूशन में जाके वो सिर्फ 2 मोल ही रहेंगे। तो एक हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर आप किसी सॉल्यूशन में 2 मोल यूरिया के डालोगे और उसी सॉल्यूशन में आप 1 मोल NaCl का डालोगे, तो दोनों की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू आएगी वो दोनों की सेम आएगी। जबकि आपने एक का तो 1 मोल ऐड किया है, दूसरे का 2 मोल ऐड किए हैं, लेकिन सॉल्यूशन में जाने के बाद दोनों ही सॉल्यूशन में मोल्स का नंबर है वो 2 है। क्योंकि नंबर सेम है इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी सेम आएगी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने स्टडी करनी है वो बेसिकली 4 इन नंबर्स हैं। सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो अभी अभी हमने स्टडी की है, या कहीं की पिछली क्लास में हमने स्टडी की है, दैट इज़ अ रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हमने लिखा है दैट इज़ P नोट सोलवेंट माइनस P सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई P नोट सोलवेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। दिस इज कोलिगेटिव, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मीन्स इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज हो जाना। थर्ड इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन मीन्स डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना। एंड फोर्थ वन इज द ऑस्मेटिक प्रेशर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल टी बी से, चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल टी एफ, चेंज इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। और ऑस्मेटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज पाई से। एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, सेकंड इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल टी बी। देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हमें ये सीखना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, और आई कैन से द बॉइलिंग टेम्परेचर। छोटी क्लासों में हम ये सीखते हैं कि किसी भी कोई भी ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई लिक्विड बॉयल होने लग जाता है उसको बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं। लेकिन जिस टेम्परेचर के ऊपर वेपर का प्रेशर किसी भी लिक्विड के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वी नो इट इज़ 1 एटमॉस्फेयर। तो किसी भी लिक्विड का वेपर का प्रेशर जब 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा जिस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग टेम्परेचर। सपोज टू बी ये कोई लिक्विड है हमारा, और हमें ये पता है कि एटमॉस्फेयर की गैसेज जो हैं वो प्रेशर लगाती हैं नीचे की तरफ।
तो ये जो प्रेशर नीचे की तरफ लगता है इस प्रेशर को हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये हमेशा किसके बराबर होता है, 1 एटमॉस्फेयर के एट द ग्राउंड लेवल। और सपोज टू भी हम मान लेते हैं कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर है हमारा वो है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर कुछ वेपर्स बनाए गए, तो ये जो वेपर्स बनेंगे ये वेपर प्रेशर ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएंगे और एटमॉस्फेरिक गैसेज नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगी। सो दिस वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज अपोजिट टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेज। अब फिर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे लिक्विड को, क्योंकि वेपर का प्रेशर अभी बराबर नहीं हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जैसे लिक्विड को बॉयल करना गर्म करना स्टार्ट करेंगे, सपोज टू भी टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ के हो गया सपोज टू भी 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस पर हम अज्यूम कर लेते हैं एक वेपर्स और बन गया, वेपर प्रेशर पहले से इंक्रीज हो गया, लेकिन अब भी दोनों बराबर नहीं है। फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज करके हमने सपोज टू भी 60 डिग्री कर दिया, अब भी प्रेशर इंक्रीज नहीं हुआ, तो सपोज टू भी हम इंक्रीज करते करते 90 डिग्री पे पहुंच गए, और 90 डिग्री पे जाने के बाद हमने देखा कि एट 90 डिग्री टेम्परेचर the pressure of the vapor become equal to the atmospheric pressure. Now this temperature will become boiling temperature of this liquid. अब मैं प्योर सॉल्वेंट और एक तरफ सॉल्यूशन ले लेता हूँ, और दोनों का टेम्परेचर है सपोज टू बी 25 डिग्री सेल्सियस, और दोनों के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक गैसेस ने प्रेशर लगाया है वो है 1 एटमॉस्फेयर। अभी हमने स्टडी किया है पिछली क्लास में कि प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के वेपर हमेशा कब बनते हैं, अगर वेपर कम बनेंगे तो वेपर से लगने वाला प्रेशर भी कम होगा। तो सपोज करो 25 डिग्री पर प्योर सॉल्वेंट के वेपर बन गए 2, लेकिन सॉल्यूशन के वेपर इससे कम बनेंगे, सो वेपर बन गए 1। वी इंक्रीज द टेम्परेचर, सपोज टू बी टेम्परेचर इज 40 डिग्री, इसके प्रेशर इंक्रीज हो गए, इसका टेम्परेचर भी हमने 40 डिग्री कर दिया, इसके वेपर भी इंक्रीज हो गए। 40 से बढ़ा के 60 डिग्री किया और वेपर बढ़ गए, इसका 40 से बढ़ा के 60 डिग्री किया, सो और वेपर इंक्रीज हो गए। सो फाइनली टेम्परेचर इज 70 डिग्री, इसका टेम्परेचर भी हमने 70 डिग्री किया। अब देखिए 70 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर प्योर सॉल्वेंट के जो वेपर्स हैं उनका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, सो दिस विल बिकम बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। लेकिन अभी भी जो सॉल्यूशन है 70 डिग्री पे उनका वेपर प्रेशर अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हुआ, सो इसको फर्दर इंक्रीज करेंगे, सपोज टू भी टेम्परेचर हो गया 75 डिग्री, सो वेपर और इंक्रीज हो गई, सो टेम्परेचर हो गया सपोज टू भी 78 डिग्री। तो 78 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जो है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, सो दिस विल बिकम बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। सो ज़्यादा किसका हुआ यहाँ पर सॉल्यूशन का, सो मैं कहूँगा TB, माइनस कम किसका है बॉइलिंग टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट का, सो हेयर TB नोट। तो यहाँ पर TB की वैल्यू कितनी है 78 माइनस, और TB की वैल्यू कितनी है 70, चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ 7, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल TB मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। या हम यह कह सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जो सॉल्यूशन होता है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है। द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स प्योर सॉल्वेंट, दिस इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो अभी हमने देखा कि डेल TB इज इक्वल टू डेल TB नोट इज इक्वल टू डेल TB, और जो डेल TB की एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, M इज द मोलैलिटी। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, कोई कांस्टेंट लेके आएंगे हम, सो डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू M। KB को हम कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका एक और नाम है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब KB की वैल्यू सपोज टू बी दिस आवर इक्वेशन नंबर 2, सपोज टू बी दिस आवर इक्वेशन नंबर 1। अब KB इज द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये किसके बराबर हो सकता है, ये बराबर हो सकता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के, अगर सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 हो जाए तो। सो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट
एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट के बराबर होगा अगर सॉल्यूशन की मोलैलिटी हमारी 1 हो जाए। अब जो मोलैलिटी है इसका फॉर्मूला होता है दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट या कहें कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। सपोज टू बी दिस आवर इक्वेशन नंबर 3। मोलैलिटी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें अगर हम, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, द फॉर्मूला विल बी डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी की जगह आ गया वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। सो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं।